प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। ज्योतिबा फुले ग्रुप ऑफ एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं नरेश कुमार शर्मा लगातार कई दिनों से कक्षा 9 विज्ञान विषय की ऑनलाइन कक्षाएं आप सभी के लिए उपलब्ध करा रहा हूं। मैंने पहले भी आपसे कहा है कि अधिक से अधिक विद्यार्थी इस वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें। अगर कहीं कोई डाउट होता है तो उसे क्लियर करने के लिए कमेंट्स भेजें। होमवर्क आप पूरे करते रहना। जो भी नोट्स जैसे भी मैं बनवा रहा हूँ बोर्ड पे एज इट इज जैसे लिखा जा रहा है ना, आप बिल्कुल वैसे के वैसे बनाते चले जाना। तो आपके लिए क्या रहेगा, फायदेमंद रहेगा। जब भी आपका विद्यालय खुलेगा आपका वो होमवर्क जांच कर लिया जाएगा। उस विद्यालय के खुलते ही आपके उस होमवर्क को हम जांच कर लेंगे। मैं आपको बता रहा था कि एक ठोस और एक द्रव को पृथक करने वाली विधियों में अपन ने कल तक क्रिस्टलीकरण पढ़ लिया था। आज अपन 5वें नंबर की जो विधि है उसको पढ़ेंगे, जिसका नाम होता है वर्ण लेखन के द्वारा पृथक्करण। देखिए वर्ण लेखन क्या है और इसके द्वारा कैसे पृथक्करण किया जाता है। तो वर्ण लेखन द्वारा पृथक्करण लिखेंगे आप। वर्ण लेखन द्वारा पृथक्करण। वर्ण लेखन विधि क्या है? देखो, वर्ण लेखन को हम क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं। किस नाम से भी जानते हैं हम? क्रोमेटोग्राफी के नाम से भी जानते हैं। ऊपर लिख दूं मैं भले ही, क्रोमेटोग्राफी। क्या नाम हो गया भाई? क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी विधि। वर्ण लेखन विधि को किस नाम से भी जानते हैं? क्रोमेटोग्राफी विधि के नाम से भी जानते हैं। लिख लो कि इस विधि का उपयोग उन दो या दो से अधिक इस विधि का उपयोग उन दो या दो से अधिक, या तो दो हों या फिर दो से क्या हों, ज्यादा हों, विलेय पदार्थों को पृथक करने में होता है जो एक ही विलायक में विलेय हो। उन दो या दो से अधिक विलेय पदार्थों का पृथक्करण होता है जो एक ही विलायक में घुले हुए होते हैं। दो या दो से अधिक विलेय पदार्थ जो एक ही विलायक में घुले होते हैं। इस विधि का प्रयोग सबसे पहले रंगों को पृथक करने में किया गया था। क्रोमेटोग्राफी विधि का प्रयोग सबसे पहले रंगों के पृथक्करण में किया गया। सबसे पहले रंगों को अलग अलग किया गया जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले हुए थे ना, तो सबसे पहले रंगों को पृथक करने में किया गया था, इसलिए इसका नाम क्रोमेटोग्राफी रखा गया है। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया भाई? क्रोमेटोग्राफी पड़ा। काली स्याही में उपस्थित
डाइयों को इस विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। पॉइंट क्या आ गया? काली स्याही में उपस्थित रंगों को इस विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं। इस विधि को समझने के लिए हम क्रियाकलाप मैंने आपको पहले भी बता दिया कि भाई जैसे किस तरह से हम क्या करते हैं, किस तरह से एक बीकर लेते हैं, बीकर में पानी भरते हैं, उसके ऊपर वाष्प गिलास रखते हैं, स्याही डाल देते हैं, वाष्पन विधि करते हैं, पानी भाप बन के उड़ जाता है और शेष सूखे रूप में क्या बच जाता है? शेष सूखे रूप में रंग बच जाते हैं। ये आपकी कौन सी विधि थी? क्रोमेटोग्राफी विधि थी, जिसके बारे में मैं आपको पहले भी क्या कर चुका हूँ? बता चुका हूँ। अब आप इसका अगर आप अनुप्रयोग दोबारा से देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। जैसे कि इस तरह से क्या कर लेंगे हम कि छानक पत्र की एक पतली और लंबी पटरी लेंगे। क्या ले लेंगे भाई? हम एक छानक पत्र के, छानक पत्र होता है छानने वाला फिल्टर पत्र, उसको हम किस नाम से जानते हैं? छानक पत्र के नाम से जानते हैं। कि छानक पत्र की एक पतली और लंबी पटरी ले लेंगे। अब क्या करेंगे? इसके निचले किनारे पर 3 सेंटीमीटर ऊपर पेंसिल से क्या कर देंगे? एक लाइन खींच देंगे, एक चिन्ह बना दिया, और उस रेखा के बीच में जल में घुलनशील जो भी पदार्थ हैं उनको वहां पर लगा करके सूखने देंगे। ठीक है। जार बीकर या परखनली में जल लेंगे, उसमें एक छानक कागज को इस प्रकार रखेंगे कि वह जल की सतह से ठीक कहाँ रहे? ऊपर रहे। जैसा कि मैं अभी आपको चित्र बना के दिखा दूंगा उस मेरे। ठीक है। और उसको शांत छोड़ देंगे। जैसे ही जल छनक पत्र पर ऊपर की ओर उठेगा, सावधानी पूर्वक हम क्या देखेंगे? जैसे जैसे जल ऊपर उठता जाता है तरह तरह के रंग दिखने लग जाते हैं। इस क्रियाकलाप से स्पष्ट हो जाता है कि स्याही हमने प्रयोग की उसमें जल विलायक के रूप में उपस्थित हो गया और डाई विलेय के रूप में। जैसे ही जल छनक पत्र पर ऊपर की दिशा में अग्रसर होता है, क्या होता है? डाई के कणों को भी अपने साथ ले चलता है। प्राय डाई 2 या 2 से अधिक रंगों का मिश्रण होती है। रंग काला घटक है जो कि जल में अधिक घुलनशील होता है, तेजी से ऊपर उठ जाता है। इस प्रकार हम क्या करते हैं? रंगों का पृथक्करण संभव हो सकता है। डाई में रंगों को पृथक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक रंगों के वर्णों को अलग करने में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं हम। और इस विधि का प्रयोग रुधिर से नशीले पदार्थ जो होते हैं, ड्रग्स आदि को पृथक करने में भी क्रोमेटोग्राफी विधि का काम में लिया जाता है। तो आपके समझ में आ गया होगा कि हम क्या करेंगे? एक कागज़ की क्लिप बनाएंगे, एक जार लेंगे, उसमें एक छानक पत्र लगा देंगे और छानक पत्र को ऊपर हम क्या करेंगे? पेंसिल से एक निशान लगा देंगे और नीचे से पानी को ऊपर चढ़ने देंगे। वर्णलेखन विधि हो गई है। तो आप लिखेंगे कि एक छानक पत्र की पतली और लंबी पटरी लेंगे। यहाँ इसको मैं मिटा रहा हूँ भाई। देखो लिखो, छानक पत्र की एक पतली और लंबी पटरी लेते हैं। छानक पत्र की लंबी और पतली पटरी ले ली हमने। अब क्या कर रहे हैं? इसके निचले किनारे से 3 सेंटीमीटर ऊपर पेंसिल से एक रेखा खींच देंगे।
3 सेंटीमीटर की हमने क्या कर दिया भाई, रेखा खींच दी, और उस रेखा के बीच में जन्मे घुलनशील जो काली स्याही है उसको लगा करके और क्या करने देंगे, उसको सूखने देंगे। ठीक है, रेखा खींच दिया, पॉइंट लगा दिया, पेंसिल से रेखा खींची है और स्याही का उसके ऊपर क्या कर देते हैं, निशान लगा देते हैं। जैसे अपन ने यहां मैं आपको चित्र के माध्यम से बताऊं, जैसे एक पट्टी ले लीजिए, लंबी पतली पट्टी हो गई ये, ठीक है, यहां हमने इसके ऊपर एक रेखा खींची पेंसिल से और इसके बीच में यहां हमने क्या कर दिया, ये स्याही का निशान लगा दिया। तो इसके निचले किनारे पर 3 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ एक पेंसिल से रेखा खींचेंगे और उस रेखा के ऊपर, उस रेखा के ऊपर स्याही का एक निशान गोल लगाकर उसे सूखने देंगे। सूखने दिया, अब सूखने से क्या होगा, वो जम जाएगा। अब हम कोई बीकर लेते हैं और उसमें पानी लेते हैं और छनक पत्र को इस प्रकार से उसमें रखते हैं कि जल की सतह से ठीक ऊपर रहे कौन, निशान। अब हमने क्या किया कि जैसे मान लीजिए ये एक बीकर था, ये बीकर है, ठीक है, और इस बीकर में हमने क्या कर दिया, इस पट्टी को यूं रख दिया, जैसे ये पट्टी रख दी हमने, ये पट्टी पे लगा हुआ निशान है और ये बीच में लगी हुई स्याही है, ठीक है ना। यहां इसमें इतना पानी भरेंगे यूं जैसे कि इसकी उससे नीचे है, वो भर दिया पानी यहां, अभी भी ये संकेत और नीचे है। इस पत्र ने, कागज ने पानी को ऊपर की तरफ खींचा, पानी ऊपर बढ़ेगा इसमें, तो पानी ज्यों ज्यों ऊपर बढ़ेगा इसका ये रंग इसमें घुलेंगे और ये रंग भी क्या होते चले जाएंगे, ऊपर की तरफ उठते चले जाएंगे, अलग अलग रंग आते चले जाते हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि काली स्याही कई रंगों से बना हुआ है। तो अब मैंने क्या बताया आपको, छनक कागज को इस प्रकार इस बीकर में रखेंगे कि जल की सतह से ठीक ऊपर रहे, लिख दो, उसे रेखा के ऊपर स्याही का निशान लगाकर सूखने देंगे। इसके पश्चात बीकर में इतना जल लेंगे कि छानक पत्र की पटरी पर लगा स्याही का निशान इसके पश्चात बीकर में इतना जल लेंगे कि छानक पत्र पर पटरी पर लगा स्याही का निशान बीकर के जल को छू नहीं पाए। अब क्या होगा भाई, छानक पत्र क्या करेगा, छानक पत्र है ना, उसको शांत छोड़ते ही छानक पत्र जल को चूसता हुआ ऊपर की तरफ बढ़ेगा। क्या करता हुआ बढ़ेगा भाई, ये लिख देता हूं मैं, छानक पत्र को शांत छोड़ देंगे। छानक पत्र क्या करेगा, धीरे धीरे चूसेगा। जल को चूसना प्रारंभ करेगा। और ऊपर की तरफ बढ़ेगा। किधर की तरफ बढ़ेगा, ऊपर की ओर उठेगा। इसको हम सावधानी पूर्वक देखेंगे कि जल जो जो ऊपर उठता है तरह तरह के रंग भी दिखने लग जाते हैं।
ये जैसे ही इसमें पानी ऊपर जाएगा ना, ये रंग भी ऊपर जाएगा। हम देखते हैं कि यह कई रंगों को साथ लेकर कई रंगों को लेकर ऊपर की तरफ क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इससे ये स्पष्ट हो गया है कि जो शाई हमने प्रयोग में ली थी उसमें जल विलायक के रूप में उपस्थित है और डाई विलेय के रूप में। इस स्याही में जल विलायक रूप में तथा स्याही विलेय रूप में उपस्थित है। ये इससे सिद्ध हो गया कि ये उपस्थित है। हम क्या कर रहे हैं, जैसे ही जल छनक पत्र के ऊपर की ओर जाएगा, डाई के कणों को भी साथ लेकर के जा रहा है। डाई दो या दो से अधिक रंगों का मिश्रण होती है जो कि जल में अधिक घुलनशील है। इससे यह सिद्ध होता है कि डाई कई रंगों का मिश्रण है। डाई कई रंगों का मिश्रण है जो किस में घुले हुए हैं भाई, जो जल में अधिक घुलनशील हैं। इस प्रकार रंगों का पृथक्करण करना संभव है। और इस विधि का उपयोग किस किस में करते हैं ये आपको मैं इसके अनुप्रयोग में भी लिखवा दूंगा, ठीक है ना। कई रंगों का मिश्रण है तथा ये रंग जल में घुलनशील है। ठीक है भाई, आप इसे लिख लें एक बार। लिख लिया होगा क्रोमेटोग्राफी विधि। अब क्रोमेटोग्राफी का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं इसके बारे में और लिख लो। मिटा देता हूं इसको तुम्हें। लिखिए,
देखो, सबसे पहले तो क्रोमेटोग्राफी का उपयोग डाई में रंगों को पृथक करने में होता है। नंबर 1 पे लिख दो। एक बात हो गई, डाई में से रंगों को पृथक करने में इसका उपयोग किया जाता है, और इस विधियों का प्रयोग प्राकृतिक रंगों से वर्णकों को पृथक करने में। प्राकृतिक जो भी रंग हैं नेचुरल, उन प्राकृतिक रंगों से क्या करते हैं, वर्णकों को पृथक करने में भी इसका उपयोग किया जाता है, और इस विधि का प्रयोग रुधिर में से नशीले पदार्थों को पृथक करने में भी किया जाता है। रक्त से नशीले पदार्थों को पृथक करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ये हो गए। अब ये तो हो गया था आपका ठोस और द्रव मिश्रण। अब दो द्रवों के मिश्रण को हम कैसे पृथक करते हैं, नया पॉइंट हमारा चलेगा कि दो द्रवों को हम किस प्रकार से पृथक करते हैं। अगर दो द्रव आपस में मिले हुए हैं, उन्हें हम कैसे दूर करेंगे। ठीक है, देखो इसको लिख लो आप, फिर मिटा देता हूं। लिखिए अब, दो द्रवों के मिश्रणों का पृथक्करण। दो द्रवों के मिश्रणों का जब दो द्रव आपस में मिले हुए हों, ऐसे द्रवों को हम कैसे पृथक करेंगे। देखो, जैसे दो द्रव तो आपको मैंने अब बताया, पेट्रोल को और पानी को मिला दीजिए, दो द्रव हो गया, उनको आप कैसे पृथक करेंगे। ऊपर की सतह पर आ जाएगा, दोनों मिल नहीं पाते हैं ना, पहले बताया था। तो सभी ऐसे मिश्रण जिनमें दो या दो से अधिक द्रव मिले होते हैं, उनको हम आसवन विधि या प्रभाजी आसवन या पृथक्करण कीप के द्वारा क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। ऐसे सभी ऐसे मिश्रण जिनमें सभी ऐसे मिश्रण जिनमें दो या दो से अधिक, सभी ऐसे मिश्रण जिनमें दो या दो से अधिक द्रव मिले होते हैं, जिनमें दो या दो से अधिक द्रव मिले होते हैं, उनको हम आसवन, प्रभाजी आसवन प्रक्रिया द्वारा पृथक करते हैं। उन्हें पृथक करने के लिए आसवन या प्रभाजी आसवन प्रक्रिया द्वारा नंबर 2 आसवन या प्रभाजी आसवन प्रक्रिया द्वारा, और नंबर 2 है कि
पृथक्करण कीप की सहायता से ये दोनों विधियों से हम क्या कर सकते हैं, इसे अलग कर सकते हैं। अब सबसे पहले अपन लेंगे कि हमारा आसवन या प्रभाजी आसवन द्वारा घुलनशील द्रवों के मिश्रणों का पृथक्करण करना। आप इसे लिख लें ताकि मैं इसे मिटाऊं। लिखो पॉइंट में कि आसवन या प्रभाजी आसवन द्वारा आसवन या प्रभाजी आसवन विधि द्वारा घुलनशील द्रवों के मिश्रणों का पृथक्करण। हाँ भाई देखिए, इसके लिए मैं अब आपको एक प्रयोग बताता हूँ। दो घुलनशील द्रवों को, जल और एसीटोन को जैसे अलग कर रहे हैं हम, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक उपकरण व्यवस्थित करेंगे। एक आसवन फ्लास्क लेंगे, उसी क्लिप की सहायता से स्टैंड पर व्यवस्थित करेंगे। एक तिपाई स्टैंड लेंगे जिसके ऊपर हम जालीदार प्लेट रखेंगे और उपकरण को व्यवस्थित कर देंगे। उपकरण में थर्मामीटर लगा देंगे। एक निकास नली लगाएंगे और निकास नली के ऊपर क्या लगाएंगे, हम जल संयंत्र लगा देंगे। एक तरफ से जल उसमें जाएगा और एक तरफ से जल उसमें से बाहर आ जाएगा, यानी उसके तापमान को क्या करेगा, ठंडा करेगा। फिर हम एक बीकर रख देंगे। इस बीकर में आसवन होकर के जो बूंद बूंद आएगा उसे हम क्या कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसका चित्र देखते हैं। देखिए, जैसे सबसे पहले एक आसवन फ्लास्क लेंगे। आसवन फ्लास्क किस तरह का होता है, ये एक आसवन फ्लास्क हो गया। इसको हमने किस पे रख दिया, यहाँ एक जालीदार प्लेट पर रख दिया। जैसे ये जालीदार प्लेट है हमारी, और जालीदार प्लेट को क्या कर दिया हमने, यहाँ एक तिपाई स्टैंड की सहायता से लगा दिया। और यहाँ इसमें हमने एक बर्नर लगा दिया है। तिपाई स्टैंड पर बर्नर है, ये बर्नर का पाइप आ गया। यहाँ इसमें एक रेगुलेटर लगा हुआ है ये, और यहाँ पर ये बर्नर हो गया। ठीक है, इसे हमने यहाँ क्लिप की सहायता से स्टैंड पर हमने इसे व्यवस्थित कर दिया। यहाँ क्लिप लगा के कस दिया इसे। ठीक है, स्टैंड पर लगा दिया। अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ एक इसमें थर्मामीटर लगा रहे हैं। ये थर्मामीटर लगा दिया। यहाँ से एक निकास नली लगी हुई है और यहाँ कॉर्क लगा करके हमने इसे क्या कर दिया है,
बंद कर दिया है। ये क्या है, टेम्परेचर बताने के लिए। फ्लास्क को हमने इसके अंदर दोनों द्रवों को भरा रखा है। जिन द्रवों को हम क्या कर रहे हैं, पृथक्करण करना चाहते हैं, वो द्रव इसमें भरे हुए हैं। दोनों घुलनशील द्रव ये एक निकास नली जा रही है, जैसे ये निकास नली आ गई है, और इस निकास नली पे यहाँ हमने क्या कर रखा है, जल ऊष्मक लगा रखा है। ये जल ऊष्मक में यहाँ से पानी को आने के लिए व्यवस्था है, यहाँ से पानी को आने की व्यवस्था है, और यहाँ से पानी को बाहर निकलने की व्यवस्था है। इसको आगे चल करके हमने यहाँ एक बीकर रख दिया। ठीक है भाई, ये आपका हमने क्या कर दिया है, एक उपकरण व्यवस्थित कर दिया है। अब इस उपकरण के आधार पर आप दो चीज़ ले लीजिए, जल और एसीटोन लिया है हमने। क्या क्या ले लिया भाई, आसवन जिनका हम कर रहे हैं ना, वो दो चीज़ें हैं। क्या क्या हैं, एक तो जल है और एक एसीटोन है। जल और एसीटोन दोनों को हम क्या करेंगे, पृथक करना चाहेंगे। किस किस चीज़ को, जल को और एसीटोन को हम पृथक करना चाहेंगे। तो मैं आपको बता दूं, अगर जल और एसीटोन को हम कैसे पृथक करेंगे, तो देखिएगा, लिखते चले जाओ। इसमें भीतर जल तथा एसीटोन का विलयन नामांकित कर देते हैं चित्र को। दोनों घुलनशील द्रव, ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं, जल प्लस एसीटोन। ये तो इसमें भर दिए। जल प्लस एसीटोन तो इसके अंदर भर दिया है मैंने। और ये जल ऊष्मक नली लगी हुई है आपको, निर्गत जल, और इसके अंदर शीतल जल का निवेश दिखाया है। यहां से ये शीतल जल निवेश है, यहां से अंदर जाएगा पानी, और ये यहां से निर्गत जल होगा, निर्गत मानी बाहर निकलेगा। ये निर्गत जल यहां से बाहर आ रहा है और वहां से जल निवेश हो रहा है। मैं इसको भी भर देता हूं पूरा जल से। ये ठंडा कर देगा इसको, नली को। जो भी आएगा ना इसके अंदर से पदार्थ भाप बन करके अंदर से, जब इसको गर्म करेंगे तो ये नली को यहाँ ठंडा कर देगा, और यहाँ से जैसे ये ठंडा होगा, ये बूंद बूंद के रूप में जाकर के इसमें गिरना शुरू हो जाएगा। ऊपर हमने टेम्परेचर के लिए क्या लगा रखा है, ऊपर थर्मामीटर लगा रखा है, कॉर्क लगा रखा है, और जल संगणक लगा दिया है हमने। अब हम क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि एसीटोन अलग हो जाएगा और जल अलग हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसमें क्या आ जाएगा, जैसे शीतल जल निवेश कर दिया यहाँ से हमने ये, और यहाँ एसीटोन आ जाएगा। ये थर्मामीटर है, ये स्टैंड है, ये जल ऊष्मक फ्लास्क है, ये बर्नर हो गया। ठीक है भाई, ये आपके सामने पूरा का पूरा उपकरण क्या हो गया है, व्यवस्थित हो गया है।
अब इसके बारे में लिखाना चाहूँगा आसवन विधि द्वारा पृथक्करण। देखिए आसवन विधि के द्वारा पृथक्करण कैसे करते हैं। आसवन विधि के द्वारा हम जल और एसीटोन का पृथक्करण करते हैं। आज के लिए मैं इतना ही बताना चाहूँगा। इसका वर्णन मैं आपको कल के वीडियो में करके दूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।